दुनिया के लिए बच्चन साहब है, मेरे लिए वो भगवान जी है। सबसे वर्स्ट शूट पूरा गुलमर्ग देखने आया कि कौन सा मोटा इंसान है जो सरेरे से दौड़ रहा है। कभी बिना नाए शूट पे रहे हो? बिना नाए? हाँ, बिना नाए गया हूँ, बिना बस के गया हूँ। आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट? माई फादर्स डे। हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं आपका प्रभजोत सिंह, आपका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट। तो आज हमारे गेस्ट हैं जाने माने इंडस्ट्री के एक्टर भरत भाटिया जी। तो आइए मिलते हैं भरत भाटिया जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। भाई थैंक यू आपका, जो मुझे आपने बुलाया, ग्रैटिट्यूड टू यू। शुक्र है आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जब हम पहली बार मिले थे तब आपका क्या रिएक्शन था और आपको क्या लगा था कि ये बंदा कैसा काम कर सकता है, या फिर इसका माइंड में क्या जाएगा? क्योंकि मैं बहुत तभी मेरी एज बहुत छोटी थी जब हम मिले थे। मैं भी छोटा था। हाँ, आप अब भी छोटे हो। तो मेरे ऑडियंस को बताइए कि तब आपको कैसा लगा था। तो शायद हम पहली बार एक सीरियल के सेट पे मिले थे। हाँ जी, आप शायद स्क्रिप्ट ले आए थे मुझे डायलॉग्स बताने के लिए। जी। तो डायलॉग्स वगैरह तो होते रहता, मैंने सिर्फ बोला कि भाई पहले बैठ, हाँ। टू स्टे कंफर्टेबल विद ईच अदर, राइट। तो क्या होता है जब एक दूसरे का जो एक तालमेल अच्छा रहता है, आप पूरा दिन काम करने हैं, आप पूरे हफ्ते काम करने हैं, तो एक बैठ जाए एक कंफर्ट लेवल जी, तो फिर सेट पे आप मुझे कोई चीज़ समझाओगे, मैं समझ जाऊँगा। नहीं तो एक कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। और उस समय मैंने देखा कि आपका जो कम्युनिकेशन था बहुत क्लियर था। जैसे मेरे मन में एक ही बात है, ये सरदार कितना सोना है। तो वो स्टार्ट बहुत बढ़िया रही कि आज इतने सालों बाद भी जब आपने मुझे बुलाया है, हाँ जी, मुझे आज वही कंफर्ट लेवल लग रहा है जो उस समय हुआ था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू हैव ग्रोन। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो सब आप सबकी बदौलत है, मेरे जो ऊपर वाले की बदौलत तो है, लेकिन जो साथ में काम करते हैं उनका साथ अगर मिल जाए तो वो चीज़ें और थोड़ी खिल के आती हैं। बिल्कुल। सो सर मेरे को आप बताइए कि इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, अब अगर मैं आपको बताऊँ मेरी शुरुआत कैसी हुई, तो मैं रहता हूँ साउथ बॉम्बे में। ओके। और मेरा बिजनेस था भी साउथ बॉम्बे में ही। अच्छा। तो मुझे प्रभा देवी से आगे जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता था। अच्छा। ओके। मतलब अंधेरी तरफ मुझे आना मेरा बिल्कुल होता ही नहीं। उठा रहता। तो कहते हैं एक डेस्टिनी होती है। अब मैं रिटेल काउंटर पे बैठता था। ओके। अब सारा दिन बैठा, और मैं 16 साल की उम्र से बैठता, 30-34 की उम्र में बोर हो गया कि भाई मैं क्या वैल्यू एडिशन करूँ। तो पेपर में मैंने एक ऐड देखा, एक ऐड तो नहीं, आर्टिकल देखा अबाउट वॉइसिंग। अच्छा, जिसको हम डबिंग कहते हैं। हाँ जी। वहाँ लिखा था अगर आप कैरेक्टर को मैच करते हो तो आपके लिए काम है, और आपके लिए कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। अच्छा, आप चाहे 5 बरस के हो, चाहे आप 105 बरस के हो, ओके। आपकी वॉइस मैच करती है, आपके लिए काम है। ओके। तो वैसे ही मैंने अपनी जर्नी शुरू की। वॉइसिंग का मैंने एक कोर्स किया, और लकीली जिनके साथ मैंने जो ये कोर्स किया वो इंडस्ट्री के बहुत बड़ा उनका एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे वो फिल्मों की डबिंग करते हैं। तो पहले तो जैसे फिल्मों में कैसे क्राउड होता है, जो क्राउड आर्टिस्ट जो खड़े रहते हैं, तो वैसे मैंने जिंदाबाद जिंदाबाद मैंने बहुत किया। अच्छा, क्राउड में भी वो जवाब देखा काफ़ी। अच्छा। ओके। शुरुआत मेरी एकदम बेसिक लेवल पे, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। खैर वॉइस आर्टिस्ट को आप जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा है कि इट मेक्स यू, ये आपको एक एक्टर के हिसाब से आपको एक चुस्त बना देता है। अच्छा। ओके। आपके रिएक्शन एकदम चुस्त हो जाते हैं जी, ऑन द स्पॉट हो जाते हैं। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी एक्टर हैं, उनको डबिंग करनी चाहिए। ओके। बिकॉज डबिंग से क्या है, आप एज एन एक्टर आप निखर आ जाते हो। तो वही शुरुआत वैसे हुई। तो लोगों ने कहा भाई तू डबिंग तो करता है, तो एक्टिंग क्यों नहीं करता। अच्छा। तो मैं बोला मैं मोटा टपला, मुझे काम कौन देगा। तो दोस्तों ने कहा ऑडिशंस तो देना शुरू कर। तो मालिक की मेहर है, मैंने शुरू किया ऑडिशन देना। विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे मेरा पहला एड फिल्म मिल गया। अच्छा। नाइस। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई, एंड एक हौसला मिला। अब मैं पूरी तरह से इस फील्ड में आ चुके हो। ओके। आ चुका हूँ। अब मुझे अपना जैसा अभी आपने बोला कि एक मोटे टकले को काम कौन देगा, हाँ। तो ये कितनी मुश्किल आई कि मेरा शरीर बहुत मोटा है या मेरे बाल नहीं है। तो ये जैसे आजकल के एक्टर क्या होते हैं, बॉडी नहीं है या स्लिम नहीं है, तो उनके लिए काम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए मुश्किल थी? तो ओवर द ईयर्स मैंने एक बात सीखी है, ये सब जो है, ये दायरे जो है, हाँ जी। ये हमारे खुद के बनाए हुए दायरे। हाँ।
ओके कि कोई भी इंसान बदसूरत नहीं है, किसी की भी आवाज़ ख़राब नहीं है। स्क्रिप्ट या स्टोरी की जैसे डिमांड रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है जी उस तरह से आपकी ज़रूरत पड़ती है और आपका काम लगता है। वरना आप सोचो वो जो टेलीफोन कंपनी के जो कॉल्स आते हैं आपको, सर मेरे पास ये प्लान है, करेक्ट हाँ आप फटाक से फ़ोन रख देते हो। हाँ जी उसको कितना रिजेक्शन मिलता है दिन में? वो 500 कॉल करेगा तो शायद 450 उसको रिजेक्शन। रिजेक्शन मिलते होंगे उस हिसाब से तो उसको सुसाइड कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? वो लगा रहता है। हाँ इसका मतलब क्या है? पब्लिक ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है एज अ पर्सन, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट नहीं मतलब उन्हें उस समय जरूरत नहीं है करेक्ट हाँ तो जो जैसे आप दिखते हो, अगर आप सोचते भाई मैं मोटा हूँ, मैं टकला हूँ, उस समय शायद आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई वुड ऑल्सो से दैट अगर आप अलग दिखते हो तो आप अलग हो, आप कॉमन नहीं हो। बीच में भी सर मैंने एक आपकी एक एड फिल्म देखी थी आई थिंक रिलायंस की एड थी उसमें आप जिनी बने थे तो वो आपको कैसे मिला कि मतलब आपके दिमाग में कैसा है कि मेरी बॉडी पेंट हो रही है कोई रिएक्शन तो नहीं ऐसा कुछ आया था दिमाग में तभी सो पहले तो जब मुझे ऑडिशन का कॉल आया, ये 4 दिन का ऑडिशन था और मुझे सुस्ती हो रही थी। अच्छा ऑडिशन था यहाँ पे श्रीजी में और मैं रहता हूँ वर्ली में। ओके तो चाहे कौन यार, कुछ 3-4 ऑडिशन साथ में आए तो मैं जाऊँ वहाँ। तो ये सोच के मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे पे नहीं गया, मैं फोर्थ डे पे गया। अच्छा जब फोर्थ डे पे गया तो मुझे कहा गया कि सर जीनी का तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी लेडीज़ का चल रहा है। मैं बोला यार मैं बड़ी दूर से आया। ओके तो तरस खा के उन्होंने बोला ठीक है सर दे दीजिए। अब ऐसा कोई स्पार्क उनको मेरी चीज़ पसंद आई, उन्होंने कहा सर एक और दीजिए। जब एक और दिया तो दैट ऑडिशन उसको भेजा गया डायरेक्शन टीम को ओके और वो रोल मुझे मिल गया। अच्छा जब बॉडी पेंट हुई थी पहली बार जब शूट हुआ था ये, तो मुझे 4 बजे बुलाया गया था सेट पे। मॉर्निंग मॉर्निंग सवेरे मॉर्निंग 4 o'clock अच्छा शूट होना था 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद। अच्छा लेकिन 4 बजे बुलाया गया था बिकॉज उनको भी पता नहीं था कि ब्लू कलर करना कैसे। कैसे है हाँ बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो कैंपेन इतना चला कि उसका फिर हम लोग का सेकेंड कैंपेन भी हुआ, ट्वाइस ईयर हो गया और फिर 5 साल के लिए कैंपेन चला। ओह नाइस तो जब तक 5वां साल पहुंच गए तब तक वी वर ऑल एक्सपर्ट्स। अच्छा तो हाँ इनिशियली बहुत तकलीफ हुई। अच्छा ऐसा होता कि पेंट लगाने के लिए 4 घंटे लगते, अच्छा उतारने के लिए 7 दिन लगते। अच्छा हाँ मेरी बेचारी बीवी शूट के बाद तेल लगा के मेरी बॉडी पे मुझे घसती रहती, तब जाके वो पेंट उतरता बॉडी से। तो हाँ आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपनी वाइफ की वजह से बैठा हूँ। अरे क्या अगर उन्होंने मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। नाइस नाइस है सो सर वो तो चलो एक कैंपेन हो गई आपको मिला वो आपने 5 साल उसको शूट किया मैंने सुना है कि आप बॉलीवुड को छोड़ के टॉलीवुड में भी जा रहे हैं तो एक एक्टर को हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, अच्छा री इन्वेंट करते रहना चाहिए। कि क्या होता है एक मोनोटनिंग आ जाती है, एक बोर्डम आ जाता है, और जब अपॉर्चुनिटी आती है कस के पकड़ लेना। ओके हाँ दरवाज़ा खुला है, पैर डाल दो बीच में, हो जाए। कितना मुश्किल रहा आपके लिए जब फर्स्ट टाइम आप अगर फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद में शूट कर रहे हो या आप साउथ में कहीं पे भी आप शूट करने गए फर्स्ट टाइम तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस चीज़ों को समझना क्योंकि उनकी एक तो लैंग्वेज अलग है उनका काम करने का स्टाइल अलग है तो आपके लिए वो चीज़ कितनी मुश्किल थी या कितनी आसान थी। तो लैंग्वेज अगर हम देखें, सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप डब्ड फिल्में देखो विदाउट डबिंग या विदाउट सबटाइटल्स के, आपको मोटा मोटी 70% फिल्म आपको समझ आ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्शन और एक्टिंग एंड हाँ प्लस आप कितना फिल्मों से प्यार करते हैं। कोई यस चैलेंज था, इम्पॉसिबल नहीं था। हाँ इम्पॉसिबल नहीं था। तो कहते हैं ना जहाँ पे खुद की अगर चाह होती है तो बाहर आ जान जाती है, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। और मेरा एटीट्यूड देख के जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे जो एडीज हैं, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। कितना टाइम आपको लगता था मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर एक स्क्रिप्ट दी जाती थी तेलुगु हो मलयालम हो हाँ या कोई भी लैंग्वेज हो हाँ तो आप कितना टाइम लगता था आपको वो स्क्रिप्ट को रेडी करने में। तो मज़े की बात अगर आपको मैं बताऊँ, जो मैंने पहली फिल्म करी, स्क्रिप्ट दिया गया मुझे हाँ जी एक दिन पहले। अच्छा मैंने पूरा चाट लिया, पूरा रख लिया। तो वो स्क्रिप्ट हिंदी में थी या तो हिंदी में भी लिखी हुई थी, इंग्लिश में भी लिखी हुई थी। आज सेकेंड अगर उसको मैं प्रोनाउंसिएशन करूँ तो वो तेलुगु में।
अच्छा, उस भाषा में तो मैं एक दिन मैंने पहले पूरा चार्ट लिया, उसको रख लिया। जब सेट पे पहुंचा ना तो डायरेक्टर साहब ने लाइनें बदली कर दी। शायद उन्होंने जब मेरा गेटअप देखा, लुक देखा, तो बोला नहीं इसको थोड़ा ट्वीक करते। अब पहले भाषा का इशू है। हाँ। और सेट पे जब पहुंचो लाइन बदली। मैं तो ये सीख के आया था और क्या करूँ। तो एज एन एक्टर आप एंड मुझे इस बात में मुझे वॉइसिंग डबिंग ने मुझे बड़ा सहारा दिया कि इंस्टेंटेनियस एक रिएक्शन जो होता है वो मेरा काम आया। तो मैं बोला गिव मी 5 मिनट्स। तो डायरेक्टर ने माइक पे पीछे डायलॉग बोलता गया। उसको भी पता था कि भाई ये हिंदी बेटर का है, ये तेलुगु बोलता नहीं है। तो मुझे वहाँ से भी सपोर्ट मिला है। अच्छा। तो सिंपल सी बात है, आप अगर किसी चीज़ को आप प्यार करते हो, जैसे आपके प्रोफेशन को आप प्यार करते हो, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, सब रास्ते बन जाते हैं। मैंने भी आपका रिसेंट में एक ऐड देखा था, रेड बस का ऐड अल्लू अर्जुन के साथ। सो मेरे को उसमें जाना था कि जब आप अल्लू के साथ काम कर रहे थे तो तब आपको क्या लगा था कि वो अभी साउथ का सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, उनके साथ जब आप काम कर रहे थे तब आपको कैसा फील हुआ था कि तब आपके मन में क्या चल रहा था? पहले तो मैंने उनसे एक बहुत बड़ी बात सीखी, अच्छा। जो मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी सीखी जिनके साथ मैंने काम किया। जी। ह्यूमिलिटी, ओके। हम्बल, अच्छा। विनम्रता। हाँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं, वैसे नहीं चलता, वैसे नहीं चलता। और अगर आप नीचा रहोगे, आप थोड़े हम्बल रहोगे, आप बहुत दूर तक जाओगे। तो मैंने उनसे ये बात सीखी। आज उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया मुझे, एंड नॉट ओनली हिम बट माई अदर एक्टर्स ऑल्सो हैव, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जी। तो ये है कैसे एक अच्छे इंसान की जो एक पहचान होती है वो ये होती है। आप अच्छे एक्टर हो लेकिन आप अच्छे अगर इंसान नहीं हो तो फिर काम नहीं बनता। काम नहीं होता है। तो मतलब आपका कि वहाँ पे आपका काम करना, एक तो आपको सपोर्ट मिला, वो इजी हुआ आपके लिए, और जिन एक्टर्स के साथ आपने काम किया वो और सपोर्टिव थे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो लोग भी जो हैं वो नीचे से ऊपर आए। हाँ, करेक्ट। किसी को गोल्डन थाली और सिल्वर का चम्मच मुंह में नहीं है, मतलब उनको मिलती भी है और उनको मिलता भी है, तो वो रहता नहीं है। आखिरकार यू हैव टू, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जी। फ्राइडे टू फ्राइडे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जी। तो वो चाहे कितना भी ऊंचा उड़ता हो, कभी ना कभी वो नीचे आएगा। और जब वो नीचे आता है तब वो समझता है रियलिटी क्या है। करेक्ट। इसी से रिलेटेड, साउथ से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप पले हो, बड़े हुए हो, स्कूलिंग आपकी, कॉलेज आपका बॉम्बे में हुआ है, तो वहाँ पे जाके खाने का क्या स्टेटस है? खाना आपके लिए क्या, कितना मुश्किल सा है, कितना आसान था? सर ऐसा है कि जो ऑब्वियसली मेरी शरीर से दिखता है आपको, मैं खाने का बड़ा शौकी थी। हाँ जी। अच्छा, और मुझे एक्सपेरिमेंट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके। और गॉड्स ग्रेस में ऐसे फील्ड में हूँ एज एन एक्टर, मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है। जी। तो हर प्रांत की कुजीन, हर प्रांत का कुजीन, हर देश का खाना, हर स्टेट का खाना वो मुझे मिलता है अच्छा। और उसमें मज़ा आता है। तो कितनी मुश्किल नहीं आई कभी भी आपको खाने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है, मैं ज़्यादा काम नहीं किया मैंने साउथ में, बट मैं केरल में शूट करने गया था। तो 3 दिन का मेरा शूट था वहाँ पे, बट 3 दिन में वो, एक तो वहाँ का नेचर ले लो, या वहाँ का कल्चर ले लो, या फिर वहाँ का स्वाद ले लो, टेस्ट ले लो, हर चीज़ में नारियल होता है। हाँ हाँ। ठीक है। और मैं पंजाबी बंदा, अमृतसर का रहने वाला, अब हर चीज़ में वहाँ पे दाल भी मंगा रहा तो उसमें भी नारियल है, तो वो आपके लिए मुश्किल था? नहीं, बिकॉज ऐसा है कि मैं अगर आप बोले, ये शायद मेरा नेचर ऐसा है कि मैं काफ़ी ओपन हूँ। जी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो चीज़ मेरे पास आती है, उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अगर ये कुजीन मुझे खाने में कितने लोगों को मिलता है? करेक्ट। हाँ, ये भी बात सही है। कितने लोगों को? आज आपने कहा आपकी दाल में नारियल पड़ा, कितने लोगों को वो मिलता है? आप ऐसे देखो कि मुझे कुछ नया ट्राई करने पड़ेगा। करेक्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट। जहाँ बट जब आप पहली बार खाते हो या पहली बार आप उसको, आपका टेस्ट नहीं बना होता ना, टेस्ट बनाने के लिए टाइम लगता है। तो टेस्ट बनाने के चक्कर में जाएंगे तो लाइफ कभी इंजॉय करेंगे ही नहीं। हाँ। लाइफ का एसेंस क्या है? नया कुछ, नए एक्सपीरियंसेस। तो खाने में भी मेरे लिए वही है कि एक नया एक्सपीरियंस हो गया, आई एंजॉय इट। ओके। चाहे वो नारियल के तेल में खाना बनाओ, चाहे वो सरसों के तेल में बनाओ, अच्छा। इट्स द सेम। जैसे टेस्ट, हर प्रांत का एक स्वाद रहता है, उस स्वाद को एंजॉय करो। ओके। आपकी सबसे, बॉलीवुड में आते हैं वापस, सबसे पहली मूवी कौन सी थी? थैंकफुल टू
आशुतोष गोवारिकर जी, मोहनजोदारो। सो सर मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको पहली फिल्म मिली जो कि आशुतोष गोवारिकर सर की फिल्म थी मोहनजोदारो, वो आपको कैसे मिली? तो एक कास्टिंग डायरेक्टर है नरगी रत्ना जी, अच्छा। तो मैंने अपने प्रोफाइल सबको भेजा हुआ था, ईमेल पे भेजा था मैं। तो 6 महीने बाद उनको रखवाना है कि भाई आइए, एक रोल है आपके लिए, ऑडिशन दीजिए। मैं ऑडिशन दें, मुझे स्क्रिप्ट दी गई हाथ में। ये एक मिनिस्टर के लिए एक रोल था अच्छा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहनजोदड़ो। हाँ। तो वहाँ पे कुछ 10 मिनिस्टर्स थे स्क्रिप्ट में और के डायलॉग्स थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें से एक मिनिस्टर आप रहोगे, लेकिन कौन सा मिनिस्टर है जो आपको रोल में देगा वो पता नहीं है, वो आशीष तक डिसाइड कर लिए, आप सबके डायलॉग्स दे दीजिए। मैंने सोचा अगर इन्हें इतनी पढ़ाई स्कूल में की होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ पर जाता, अब इतने डायलॉग पढ़ रखे। हाँ। तो बैठा आधा घंटा पौना घंटा से हो ही रहा है, दूसरे को भी आके देखे जा रहे थे। मैंने उनको कहा मैम मैं आपका वर्क बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे दूसरी जगह जाना है, मेरा एक कॉस्ट्यूम ट्रायल है जो बाकी में था मेरा। अच्छा। मैंने मुझे कॉस्ट्यूम ट्रायल में जाना है, तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भरत कभी भी ऑडिशन पे आते हो ना, वो समझ लें कि जब भी ऑडिशन पे आते हो, चाहे जितना डिफिकल्ट ऑडिशन हो, वो ऑडिशन देना ज़रूर। कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाए आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा। करेक्ट। आपके पिक्चर्स जो हैं वो आशु सर ने देख के आपको सिलेक्ट किया है कि इनको भी बुलाओ, तो आपको मैंने नहीं बुलाया, आपको आशु सर ने बुलाया। अब आशुतोष गोवारिकर जी की लगान सबने देखी है, क्या कितने प्रभावित हुए लगान साइज। हाँ ये बात है, बैठ गया एक घंटा और लगा रट लिख पर दिया रहे अवश्य। विद इन 3-4 डेज मुझे कॉल आ गया, सर यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था मैंने उस पर फतेह पा ली, और जब किया फिल्म सेलेक्ट में ऑडिशन सेलेक्ट हो गया और फिल्म मुझे मिल ली। कितने दिन का शेड्यूल था आपका फिल्म का? तो ये हमसे कहा गया था 3 महीना, लेकिन मैं लगभग 10 महीने 1 साल फिल्म देखा मैं। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी पहली फिल्म थी बॉलीवुड की, तो मैंने ज़्यादा ये नहीं देखा कि वक्त लगा है या क्या। और मेरे पास वैसे तो सब काम था भी नहीं, ऐसा नहीं ये काम नहीं में लगा हुआ था और मैंने छोड़ के एक पास आ गया, नहीं मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था। तो भुज में शूट होता था, भुज में हम कब 10 महीने पूरा भुज में थे? नहीं 6 महीने हम भुज में थे, अच्छा। और 6 महीने हम मुंबई में थे। ये सॉन्ग्स जो शूट है वो मुंबई में शूट है। अच्छा। तो भुज की गर्मी सबको पता है, उसको सहन करना और एक एक्सपीरियंस था। पीरियड क्या था जब आप भुज में थे? कौन से मंथ चल रहे थे? फुल समर। अच्छा समर में थे आप? फुल समर। अच्छा। थैंक्स टू द स्पॉट टीम। अगर स्पॉट टीम हर 15 मिनट में अगर आगे एक बोतल पानी का या शरबत की बोतल नहीं पिलाते तो सब डिहाइड्रेट हो जाते। मतलब सेट पे रोज एक इंसान तो पलाश होता ही था, गिरता ही था। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी गर्मी थी वहाँ पे। तो आपका रीति के साथ भी सीन्स थे? बिल्कुल थे। रीति के साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका? तो अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो ऋतिक सुपरस्टार डायरेक्टर आशुतोष रॉय जी। मैं हीरा। अच्छा। नर्वसनेस थी बहुत बहुत नर्वसनेस। अच्छा। तो मुझे डायलॉग दिया गया था जो मुझे ऋतिक के 60 डायलॉग मुझे एक जी बात था, तो ज़्यादा टेक्स मिलने के चांसेस बहुत कम थे बिकॉज गर्मी बहुत थी और वो सी ऐसा कि चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। अब भुज की गर्मी, ऊपर से आग की गर्मी। हाँ। आदमी बिगड़ जाए, तो ऐसा बन जब 15 मिनट में ओके नहीं हुआ तो एक्टर जो है वो वैंडी में चला गया। जो सही बात, ही इज़ द हीरो। उनको हमेशा परफेक्ट दिख रहा है जी, उनके फेस पे फटीग नहीं आ सका, हाँ थकान नहीं आ सका। करेक्ट। तो वो एक प्रेशर था। मुझे 3 दिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उसी शूटिंग के दौरान मुझे लगा है, ऋषिकेश शर्मा। अच्छा। NSD के विद्यार्थी थे, वो सुन रहे हैं, पास आउट रहे हैं। तो ऋषि ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा। अब मैंने तो बोला ना जहाँ चाह होती है तो वहाँ हाँ रह जाती है। करेक्ट। तो मेरा जिस दिन वो शॉट होना था उस दिन और कुछ हो गया, वो 3 दिन के लिए वो शॉट पोस्टपोन हो गया। अच्छा। मुझे 3 दिन मिले मेहनत करने की और ऋषि ने मेरे साथ बहुत मेहनत की।
वो शॉट जब मैंने दिया, मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर बढ़ा। अब जब भी मैं किसी बड़े एक्टर के साथ शूट करता हूँ, वो हाँ बड़ा एक्टर है, लेकिन इन द फिल्म मेरी अहमियत भी उतनी है जितनी उनकी है। करेक्ट, हाँ। अगर वो इस सीन में है तो मैं भी उस सीन में हूँ। मैं इस सीन में क्यों? देखो मेरी भी कोई अहमियत है। हाँ जहाँ आदमी अगर वो एडिट में बुझे है कि भाई बड़ा एक्टर है, तो आपसे काम हो गए। ये तो हो गई एक्टर्स की बात। आपने बोला कि मेरी अहमियत भी उतनी है और मैं भी सीन में हूँ, ये तो एक्टिंग वर्क हो गया। प्रोडक्शन की तरफ से या फिर आशुतोष सर की तरफ से या फिर उनकी टीम की तरफ से ट्रीटमेंट कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आशुतोष सर ऐसे इंसान है जिनके आप दोस्त बनना चाहेंगे। हाँ, यू वुड वांट टू वर्क फॉर लाइफ। उनका ये सीरियस जांच है एज अ पर्सन, वो इतने बढ़िया इंसान है, वो आपको कंफर्टेबल करते हैं। उनको भी पता नहीं कि जितने भी नए एक्टर्स आए हैं मिनिस्टर्स रोल के लिए, सब नए लोग हैं, बिकॉज रोल की डिमांड ऐसी थी कि भाई उस समय के लोग दिखने चाहिए जी। अब जरूरी नहीं है कि वो नॉन फेस। हाँ। सो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक एक्टर का तो आपने बता दिया मेरे को कि कंफर्ट जोन होना चाहिए या फिर मेरी अहमियत उतनी होती है उस सीन में। जब आप सेट पे थे तो जो प्रोडक्शन टीम कह सकते हैं या क्रिएटिव टीम कह सकते हैं या डायरेक्शन टीम हो सकती या खुद डायरेक्टर आशुतोष जोवारीकर जी, उनका ट्रीटमेंट आपके लिए कैसा था? देखिए उनको बता रहा कि जितने भी मेरे मिनिस्टर्स हैं जी। नए एक्टर्स हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने वो सबको लेकर चले। अच्छा वो सबको लेकर चले, उन्होंने उनके अंदर वो एक पेशेंस था। अच्छा। एंड ओवरऑल ऑल्सो एज अ पर्सन जो है उनका जो नेचर है वो पेशेंट इंसान है। ओके। प्रेशर में तब आते थे जब हीरो सेट पे आ गया, वो हर जगह ऐसा होता हाँ है। उनके साथ कोई नई बात नहीं थी, वो हर जगह ऐसा होता है। जी। तो आप भी अगर डायरेक्टर आपको इतनी अहमियत दे रहा है तो कहीं पे एज एन एक्टर, एज एन इंसान, एक्टर छोड़ दो, एज एन इंसान आपको वो भी रिस्पेक्ट करता है जी। तो अपने आप को आप 10% अगर आप हो तो आपको 100 पे ला दे अपने आप। हाँ, एज अ पर्सन एक्टिंग हो जाती, एक्टिंग हो जाती। अभी इंडस्ट्री में ना बहुत मैंने सुना है ऐसा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि आजकल जो चल रहा है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है या अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये आपके लिए कितना सही है कि पैसे दे के एक्टिंग सीखनी चाहिए? हाँ, देखिए इसकी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हाँ जैसे अगर आप मुझे देखिए तो मैं ट्रेंड एक्टर नहीं, जी। मुझे फिल्मों का शौक है। मुझे सिर्फ फिल्मों का शौक है, मुझे सिर्फ फिल्मों का शौक है। फिल्मों के सिवाय मैं और कुछ करता ही नहीं हूँ। हाँ, जब मैं फ्री भी बैठा हूँ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं एक सेल्फ ट्रेंड एक्टर हूँ। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर इंस्टीट्यूट में सीखना चाहिए, हाँ सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरली अगर आप एक्टर नहीं हो तो कोई जितना चाहे आपको सिखाए नहीं सीखा। आप नहीं सीख सकते हो। हाँ, अगर आप अपने आप को एक तराशने के हिसाब से अगर जाते हो कहीं पर, पॉलिश करने के हिसाब से, तो वो डिफरेंट एक जोन हो जाता है कि आप ऑलरेडी आप एक्टिंग जानते हो, आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पे अपने आप को तलाशने हाँ जा रहे हो। तलाशने जा रहे हैं। ये दिस इज माई थॉट प्रोसेस, ये मेरा पर्सनल ये रहा है। सो या तो आपको फिल्मों का शौक है या तो नहीं। एक इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मस्ती वाला कह सकते हैं या फिर वो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, कभी आपके कास्टिंग का कुछ हुआ है? कास्टिंग काउच नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड को, हाँ जी। मेल फ्रेंड को ओके मैंने कास्टिंग डायरेक्टर का एक नंबर दिया था। मैं बोला भाई जा, ओके अपना प्रोफाइल दिया, जी। तो उसके साथ हुआ था? तकलीफ हुई थी। तो उसने मुझे बोला अभी भारत तूने किसके पास भेज दिया मुझे? अच्छा। बोला क्यों, क्या हुआ? और ऐसा ऐसा हुआ, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर मेल था। अच्छा। तो ही हिट आउट ऑन मी। बोला यार मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। तो देखिए इतना मैं आपको बता दूंगा, हमारे देश की जो लॉज हैं वो इतने बढ़िया हैं, बिना किसी के इजाज़त के कोई आपको टच नहीं कर सकता जी। दिस इज़ फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर।
बिना आपके मर्जी के कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता, बिकॉज भगवान ने लेडीज़ को एक सिक्स सेंस दिया है जो हम मर्दों को नहीं है। बिल्कुल कोई उनके कंधे पे हाथ भी रखते ना तो उनको पता चलता नहीं ये दोस्ती वाला है या गलत नजरिए से है। करेक्ट। हाँ। एंड टू ऐड टू दैट आवर लॉज, फट से आप बंदे को जो है आप अंदर करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं तो कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा शूट जिसमें आप गए हो और आपको लगा हो शिट यार मैं कहाँ आ गया। हाँ, बिगनिंग में होता था ऐसे। जैसे मैंने एक शो किया था जिसमें मैं सुलसुला बना था। क्या बने थे? शैतान सुलसुला। शैतान सुलसुला। हाँ, ये एक टीवी शो था, हातिम। हाँ जी, ओ हातिम का सब टीवी का था। हाँ, तो वो नायगांव में शूट हो रहा था। ओके। अब मेरा लुक था, कैमरा को फेसिंग कैसे करना है, कौन सा कैमरा मेरा है कौन सा और किसी का है, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, फिर पिकअप कहाँ से करना है मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो वो जो डायरेक्टर सर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने फर्स्ट डे पे मुझे बोल दिया कि मुझे नहीं कहा, अपने असिस्टेंट कहा। हाँ, ताकि मैं भी सुन सकूँ यार कहाँ से लोग आ जाते हैं यार एक्टिंग करने के लिए। आता जाता कुछ है नहीं, उनको कैमरा एसेंस है नहीं, बस आ गए, लुक है, बस लुक पे कमा रहे हैं, लुक पे जी रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि यार ये ज़मीन फटे, मैं अंदर चला जाऊँ। अच्छा, कट टू 3 साल बाद मुझे एक और अवसर मिला एक टीवी सीरीज़ के लिए काम करने का। तब तक मैंने काम कर लिया, समझ गया था अभी कौन से कैमरा पे देखना है, कौन सा क्या है, कहाँ तो फोकस करना है। हाँ, समझ गया था, उसी किया था। वही डायरेक्टर, सेम डायरेक्टर जिन्होंने 3 साल पहले बोला था कि कहाँ से लोग आ जाते हैं, जिसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया था। जीरो, मतलब मैं घर जाके रोया था अभी भी के साथ। अच्छा, इतना बुरा था वहाँ फॉर्म। देखिए, मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का, मेरे नीचे लोग काम करने वाले हैं। ओके, जब एक नौकरी पेशा इंसान जो होता है वो ऑर्डर्स लेने के रेडी होता है कि बॉस अगर बिगड़ भी जाएगा तो मुझे बॉस को देके चल रहे हैं, मैं खुद बॉस। हाँ, और कोई मुझे ऐसा जलील करे तो आप सोचो क्या हालत हुई होगी मेरी। मुझे फुल जलील किया था। लेकिन जैसे बिगनिंग में मैंने आपको बताया कि हर डिफ़िकल्टी को अगर आप सोचते हो डिफ़िकल्टी तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने आई कंटिन्यू दैट शूट। 3 साल बाद वो डायरेक्टर मुझे फिर से मिला। उस समय जो हीरो था वो बड़ा दबंग हीरो था। अच्छा। हाँ, और वो शो का मतलब करता धरता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी उससे डर देते थे। तो डायरेक्टर साहब ने कुछ गलत कर दिया जो उनके हिसाब से नहीं था। तो उन्होंने प्रोडक्शन टीम को सुना दे, यार ये तुम डायरेक्टर्स को कहाँ से ले आते हो यार। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ सालों से काम कर रहा हूँ, ये नए नए डायरेक्टर्स आते हैं, इनको पता भी नहीं काम करने का। वो बेचारा डायरेक्टर, मैं बेचारा यूज वर्ड कर रहा हूँ। हाँ, आप सोचो कितना उसको हाँ, जिसने मुझे जरिए किया हुआ है। हाँ, मैं उसके लिए उसको बेचारा बोल रहा हूँ। अब आप समझो उसके साथ क्या हुआ होगा। करेक्ट, समझ सकता हूँ। डीओपी के पीछे जाके खड़ा हो गया, कैमरामैन के पीछे खड़ा हो गया, वो बाहर अपनी शक्ल बाहर निकाल नहीं रहा था, ऐसा हो गया। तो फिर मैंने ऊपर देखा, मालिक से मैं बोला यार कर्मा है। लेकिन मुझे बुरा लगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो डायरेक्टर है, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। हाँ, आप किसी कैप्टन ऑफ द शिप को आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उस बंदे का भी शायद कर्म था जो हो गया उसके साथ। इसी पे एक और बात कंटिन्यू करते हैं कि जैसे आपने बोला कि उस बंदे का वो कर्म था, उसको ऐसा आपके 3 साल पहले उसने आपके साथ किया, फिर उसके साथ हुआ। ऐसा कोई और आपको एक्टर मिला है जिसके साथ आपने काम किया और उसको फिर गाली दिया हो कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ? मैंने या उसने नहीं, मतलब आपने उसको गाली देता होगा। देखिए, उसने गंदा काम किया हो। ये देखिए, गाली तो मैं या मन में भी मैं गाली मैं नहीं देता हूँ। नहीं, गाली जैसे नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज क्या है कि मैं एक्टिंग फील्ड से नहीं आया हूँ। हाँ जी। तो जब मेरे सामने कोई नॉन एक्टर होता है या एक्टर जो बनना चाहता है, बेचारा अभी तक वो लेवल पे आया नहीं है, तो मैं उसको हेल्प करूँगा। मैं भी वहीं से आया हूँ। आज जहाँ पे वो खड़ा कर मैं वहीं पे था। करेक्ट। तो मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हमारा पॉडकास्ट चल रहा है इस वजह से मैं आपको जेन्युइनली, हाँ, मैं एक्टर्स को पे सपोर्ट कर। ये चीज़ तो मैंने भी सेट पे देखी है कि आपको अगर जब स्क्रिप्ट मिलती है,
आप अपना तो करते ही हैं, अगर सामने कोई नया एक्टर है या कोई नई एक्ट्रेस है तो उसको भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है एक बार लाइंस रिहर्सल कर। आप खुद अपने रूम में बुलाते लाइंस रिहर्सल करवा लेते हो, बिल्कुल, ताकि ऑन सेट जाके सामने वाले को ना लगे कि ये बंदा नया है। बिल्कुल। और इस वजह से नहीं कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया है, धर्म जी के साथ काम किया है, सनी जी के साथ काम किया है, बॉबी के साथ मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, आमिर साहब के साथ काम किया है, सलमान भाई के साथ काम किया है, ऑल दीज एक्टर्स, ऋतिक के साथ, पंकज त्रिपाठी जी के साथ, नवाज भाई के साथ, यू नेम इट। मतलब रब का शुक्र है आज इतने सालों में मैंने इतने लोगों के साथ मैंने काम किया। और मैं कुछ नाम शायद शत्रु जी, हाँ शत्रु जी के साथ भी मैंने काम किया। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि यार ये बंदा क्या एक्टर है यार, अरे यार तू और किसी को बुला ले यार, मैं इसके साथ नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे क्या हक बता, मैं हूँ कौन? करेक्ट, मैं उनके नाखून बराबर भी नहीं हूँ जो मैं ऐसा एटीट्यूड थ्रो करूँ ना, फिर तो मैं इंसान बनने के लायक ही। ये चीज़ जो आपने बोली ना कि मैं हूँ कौन, आजकल की जो यंगस्टर हैं जो बोलते हैं कि बॉडी बना ली है जिन्होंने, या फिर लड़कियाँ हो गई शॉर्ट्स कपड़े पहन लिया या सुंदर दिख ले तो वो बोलती है कि पुराने एक्टर कुछ नहीं थे। बहुत लोगों की सोच ऐसी है, मैं ऐसे बोलूँ सब लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी है। आपको कोई ऐसा यंगस्टर मिला है जो बोले कि यार मैं हूँ, मैं कर लूँगा? मुझे अव्वल तो बच्चे जो मिलते हैं, मैं बच्चे ही कहूँगा आपको जी, कि सर हमने इतने ऑडिशंस दिए हैं, मैंने 200 ऑडिशन दिए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरा। ओके, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बच्चे आज कोविड के बाद, पहले कोविड के पहले हमें जाना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए, आज हम घर से एक ऑडिशन प्रिपेयर करके ऑन व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऑन एन एवरेज मेरा दिन में 3 ऑडिशन जाते हैं, तो महीने में होते हैं 30 दिन, तो 90 ऑडिशन हो गए। 90 ऑडिशन मेरा हर महीने जाता है। ओके, तो आप सोच लो मैंने कितने ऑडिशन दिए हुए हैं। अब उस हिसाब से देखो तो मुझे तो हर फिल्म में होना चाहिए, हर एड में मेरी शक्ल होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना। वो होता है पेशेंस, फिर होता है परसेवियरेंस, हाँ, और फिर होता है परसिस्टेंस। ये 3 P हैं जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा बोलता है कि भाई मुझे पता है मैं कर लूँगा, हाँ ठीक है ना, वो उसकी जर्नी है, मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, वो खुद ठोकरें खा के सीख जाते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसी है, लोग ऐसे हैं, किसी को आप यहाँ पे सिखाने नहीं आए हो, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। आज नहीं सीख रहा है वो कल सीख लेगा। तो कोई बच्चा अगर कहता भी है कि भाई मैं तोप हूँ, हाँ भाई तो तोप है मैं कौन सा कम हो गया उसमें, ठीक है, उसकी जर्नी है, वो ठोकर खा के सीखेगा। सी लाइफ की एक्सपीरियंस ही ऐसी होती है। आप किसी को सिखाना चाहो ना, माँ बाप कितना चाहते हैं कि अपने बच्चों को वार्न करते भाई ये मत करना जी, अरे पापा तुम्हें कुछ पता नहीं है। हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं बिल्कुल मैं हाँ हुआ तो है, हुआ तो है ना। तो हर पेरेंट के साथ जब ऐसा होता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? वो सीखेगा, आखिरकार सब जाके सीख ही लेते हैं ना जी। सिंपल। कोई ऐसा प्रोड्यूसर, कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने आपसे काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैंने तो ऐसी बातें शायद कम ही सुनी है। अगर हुआ हो तो वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आज तक मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं है। ओके, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। सो एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, जितनी भी हमारे वुड्स हैं, सबसे बेटर आपको क्या कौन सा लगता है? साउथ। साउथ, हाँ, सिंपली बिकॉज वहाँ पे जो डिसिप्लिन है वर्क का, यहाँ पे भी है नो डाउट, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा है। ओके, अच्छा, एक और बात है कि वहाँ पे बॉलीवुड टेक्नीशियंस, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डीओपी टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, कोई भी मतलब फिल्म से जुड़े जो लोग हैं जी, साउथ में बॉलीवुड वालों की बहुत बड़ी इज्जत है। अच्छा, हाँ, जैसे यहाँ पे हम उनको पूछते हैं, वहाँ पे वो हमको पूछते हैं। अच्छा, हाँ, हैविंग सेड दैट, मैं अपनी साउथ की जर्नी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो अगर आप पूछो भी कौन सा बेटर है, देखिए बेटर ऐसा कुछ है नहीं, एक एक्सपीरियंस रहता है जी, एक चैलेंज रहता है। अब वहाँ पे आपको सेट पे सवेरे 6 बजे पहुँचना होता है। वो पहुंचना ही होता है, आप लेट नहीं हो सकते। आप लेट नहीं हो सकते, नाश्ता खा रहे हैं आपका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब जैसा यहाँ पे होता है कि चलो आधा डायरेक्टर लेट आ रहा है तो किसी और का शूट कर लेते हैं, वहाँ ऐसा नहीं, जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है। अच्छा, होता ही है। और वहाँ के एक्टर्स भी जो वो ग्राउंडेड एक्टर्स हैं, बिकॉज ज़्यादातर वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो खुद प्रोड्यूसर्स हैं। हाँ,
तो जब आप खुद प्रोड्यूसर है, जब वो प्रोड्यूसर की वो जो तलवार रहती है गले पे बजट की, तो सब लोग कोऑपरेट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर एक रैपिड फायर राउंड है मेरे पास, वो करेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जब आपने बच्चन साहब के साथ काम किया तब, क्योंकि मेरे को मौका मिला है उनके साथ एक बार काम करने का, लेकिन मैं आपसे जाना था, जब आपने काम किया, आप भी एक्टर, बच्चन साहब भी लेजेंड एक्टर नो डाउट, आपको कैसा फील हुआ? तो बच्चन साहब तक पहुँचते पहुँचते मैं इतना समझ गया था कि जितने भी बड़े एक्टर्स हैं जी उनको ये नहीं चाहिए कि आप उनके जाके पैर छू बोलो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनको तो ये सब बातें रोज़ होती है। हज़ारों करोड़ों लाखों लोग बोलते रहते हैं। जी तो एज एन एक्टर यू हैव टू गिव द अदर एक्टर द स्पेस। अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा ये था, मुझे सुबह को सेट पे 6 बजे बुलाया गया था। तो मैंने बोला यार 6 बजे बुलाया तो बच्चे साहब भी आ जाएंगे 6 बजे। बोला नहीं नहीं, आपको पहले आपके साथ आपके क्लोजअप्स करेंगे उनके ड्यूब के साथ, और फिर 11 साढ़े 11 बजे बच्चन साहब आ जाएंगे। तो मैं सवेरे से शूट कर रहा था, फिर बच्चन साहब आए। अब दुनिया के लिए बच्चन साहब है, मेरे लिए वो भगवान जी है। हाँ, तो मैं उनको भगवान जी बोलता हूँ। तो जब भगवान जी आके बैठे मेरे साथ, मैं टोपी वोपी ज्वेलरी बनी हुई थी, ज्वेलरी का ऐड था, तो मैं सर झुका के, मैं उनकी आंखों में देख नहीं रहा था, गुड मॉर्निंग बोल के बस नीचे देख रहा था। दूसरे लोग आ रहे, कोई बैट छू रहा, सब ये कर रहा, मैं कुछ नहीं ये सब कर रहा। वो अपने लाइनों को रीड कर रहे थे, रीड कर रहे थे। 10 मिनट बाद उन्होंने देखा कि ये तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उन्होंने खुद बात करना शुरू। लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। उन्होंने बात करना शुरू किया, और जब उन्होंने बात करना शुरू किया, फिर थ्रू आउट द डे हमारी साथ में शायद 4 फिल्में थी। सर कभी वो मेरे कंधे पे हाथ रखें, कभी उनका घुटना मेरे घुटने को टच करे, और मैं फिल्म में ऐसे हो रहा था। इवन भगवान ने मुझे छू लिया, और भगवान ने मुझे छू लिया। जिनको हमने बचपन से देखा है स्क्रीन पे, हाँ, हम बड़े हुए उनकी फिल्मों को देखा, और वही इंसान जब सामने बैठा और वो आपको जब छू रहा है, भगवान ने छू लिया आपको। तो वो मेरी लाइफ का वो बेस्ट शूट था, बेस्ट। वो ना अब देखिए मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे, देखिए शायद कैमरा शायद वो पकड़ पाए ना पाए, लेकिन मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लेजेंड लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन, भगवान जी। ये तो हो गया आपका सबसे बेस्ट शूट। सबसे वर्स्ट शूट? वर्स्ट नहीं, आज तक मेरा कोई वर्स्ट शूट नहीं, बट डिफ़िकल्टीज वेरी करती हैं। तो उसमें एक शूट के बारे में बताऊंगा। मैं कर रहा था एक चैनल का प्रोमो, एक प्रोग्राम आता है सारेगामापा, ओके, जी का था, तो उसके लिए प्रोमो शूट करना था। मुझे ले गए ये लोग गुलमर्ग, कश्मीर। अब वहाँ पे सवेरे 8 बजे इनको रोल करना था, शायद 7 बजे रोल करना, बिकॉज दिन वहाँ पे शॉर्ट रहता है, जी सर्दी रहती है, -6 डिग्रीज। ओके। और अब वहाँ पे शॉर्ट में मैंने स्वेटर वेटर पहना हुआ, लेकिन वो स्वेटर सब बॉम्बे से खरीदा हुआ स्वेटर, वहाँ का नहीं। तो वो स्वेटर कुछ काम का ही नहीं है, ग्लव्स पहने वो भी कुछ काम करी, शरीर काँप रहा पूरा एकदम। तो शॉर्ट ये था कि मुझे दौड़ के बस पकड़नी है, और मैं मोटा सा आदमी पूरा लरीज बलीज लेके दौड़ रहा हूँ, और मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था सर आपके लिए ड्यूब रखेगा, मैं बोला नहीं, ड्यूब रखोगे तो नकली लगेगा, मुझे दौड़ना है। तो बच्चे गा रहे हैं बस स्टॉप पे बैठ के, भाग मिल्खा भाग, मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि मैं दौड़ूं, दिन को दिखता मैं दौड़ता हूँ, जाके फिर मैं बस पकड़ता हूँ। ये था एक्ट का, ओके। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, तो कभी वो 4 पहिया वाली बग्गी कौन सी रहती है, वो मोटराइज बग्गी रहती है, हाँ है, उसके ऊपर कैमरा को सेट किया, फिर बस के ऊपर सेट किया। तो कभी मैं जल्दी दौड़ जाऊँ तो कभी वो बग्गी आगे जल्दी चले। तो करते करते पूरा दिन मैं दौड़ रहा था। तो इतने में पूरा गुलमर्ग देखने आया कि कौन सा मोटा इंसान है जो सवेरे से दौड़ रहा है। तो आर्मी की टच भी वहाँ से जब गुजरे हैं, अब वहाँ पे क्या आर्मी की टच बहुत होती है, हाँ, वो जब गुजरे सब स्लो डाउन झाँक के देखे, मोटा भाग रहा है वहाँ पे, दिख रहा है ना। तो दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट शूट, बिकॉज -6 डिग्रीज में पहले ही ऑक्सीजन कम है, और आप दौड़ रहे हो। अब मैंने बोल तो दिया मुझे ट्यूब नहीं चाहिए, मैं एक क्या कर दिया, हद से मतलब गया मैं। लेकिन अगर आपको ऐड देखो तो वो नेचुरल डिफिकल्टी जो नज़र आती है था कि जब मैं दौड़ के जब बस पकड़ता था, हाय मुझे बस सच में मिल गई। तो दैट केम आउट, ओके, जो चाहिए था। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शूटिंग इन -6 डिग्रीज और दौड़ने वाला सीन। तो एक जब कोविड आया, कोविड पीक पे आया, बहुत सारे लोग थे जिनके काम बंद हो गए, इंडस्ट्री तो पूरी बंद हो गई थी। कोविड के बाद आपको कितने डिफिकल्टीज आई? पहले अगर मैं कोविड की बात करूँ तो लोग कहते हैं मेरा नुकसान हो गया, हाँ, बहुत तकलीफ हुई, हाँ, आर्थिक नुकसान सबका हुआ जी, ओके, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, ओके।
मैं अपने फैमिली से जुड़ पाया। फैमिली से जुड़ पाए, इसलिए पे मैं आपकी रील्स देखता था। फैमिली से आप जुड़ पाए, लेकिन फैमिली की काम भी किया आपने। कभी आप झाड़ू मार रहे हो, कभी आप पोछा मार रहे हो, मैंने देखा तभी आप वो पंखे सीलिंग फैन होते हैं जो, उससे को साफ कर रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ये रील्स तो मैंने मस्ती के हिसाब से बनाई थी कि भाई मेरे अंदर का जो एक्टर था वो दीवाना हो गया था। हाँ, इतने साल काम नहीं, कैमरा को फेस नहीं, जब कैमरा को फेस नहीं करते हो ना तो ऐसा लगता है भाई मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो रील्स बनाने का जो था एक रीज़न ये था कि मैं पगला ना जाऊँ। हाँ, तो रील्स ने मुझे पगला पगला होने मुझे बचा लिया। अच्छा, अगर आप बोलो कि ये काम आपने सच में किए, हाँ भाई हम सब ने किए। आप समझ सकते हो कि 130 किलो का आदमी स्टूल पे जब चढ़ता है और जब वो गीली डबल बेड की चादर वो रस्सी पे टांगता है, कितना डिफिकल्ट रहा। खुद का वजन, गीली चादर का वजन, वो स्टूल हिल रहा है। हाँ, स्टूल वही बोल रहा, स्टूल हिल रहा होगा। तो जब कोविड ख़त्म हुआ, जब भाइयाँ आनी शुरू हो गई, जो हमारी मेड्स आई थी, तो घर की सफाई कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने मेड को बोला नहीं 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 ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, रुको भैया को बुलाती, वो बताएंगे कैसे करते। मेरी वाइफ मेड को बता रही थी भैया से पूछ लो, वो कोने में देखो उन्होंने कैसे साफ किया वहाँ पे। अरे मैंने ऐसा काम किया था कि दिवाली में एक बार, साल में एक बार सफाई होती है, मेरे लिए घर में रोज़ दिवाली की सफाई होती थी। एक्टर, परफेक्शनिस्ट। तो फिर आपकी वाइफ को तो लगा होगा कि मेड बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, लेकिन वो जो पिक्चर की जो कमाई होती है वो ज़्यादा होती है ना। अच्छा, ठीक है। तो सर अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल। उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ओके, मतलब आपको फट 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 आंसर देनी होगी। ठीक है ठीक है, भाई, कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। हाँ, पाइनएप्पल ऑन पिज़्ज़ा। नहीं, ओके। कैट्स और डॉग? हाँ, कैट्स और डॉग? कैट्स। कैट्स, वाई? कुत्ता जो होता है वो आपका अटेंशन मांगता है। बिल्ली जो होती है, जो कैट जो होती है, वो आप चाहे जितना आप लो हो, अगर वो सेंस करेगी कि आपका कुछ टेंशन दे रहे हो, आके आपके ऊपर बैठ जाएगी या बैठ जाएगा। अच्छा, तो आपको रिलीज देता है कैट। आपके पास कोई पेट है? हाँ, कौन सा? बिल्ली है। बिल्ला है, बिल्ला है, बिल्ला है? बिल्ला है। उसका क्या नाम है उसका? किया किया किया। जब पहले मेरा बेटा 3:30 बजे सवेरे ले आया था, इसकी भी एक कहानी है, लेकिन अभी रैपिड फायर तो नहीं बता सकता। हाँ हाँ। तो जब उसको लेके आया तो उसने सोचा था कि बिल्ली है, तो उसका नाम उसे कियारा रखा था। अच्छा जब वेट के पास सवेरे ले गया तो वेट ने बोला बेटा ये कियारा तो नहीं है, किया है। अच्छा, तो आंसर ये रख किया किया रख दिया था। तो फ्रेंडली है? नहीं नहीं। नहीं, ओके, लेकिन वो सेंस कर लेता है। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसी गलती? कितनी है यार। कोई ऐसी गलती जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये मुझे दोबारा नहीं करनी? नहीं यार, अगर सही में कहूँ तो अगर मुझे अपनी लाइफ रिमाइंड करनी पड़े तो मैं वो गलतियाँ फिर से दोहराऊंगा। अच्छा, हाँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, मुझे आज तक कुछ रिग्रेट नहीं रहा है काश मैंने ये नहीं किया होता ना। हाँ, एक ये है कि काश मैंने एक्टिंग जल्दी शुरू की होती, नॉट इन माई लेट 30s। आज भी अपने वाइफ से बात करता हूँ, काश मैंने जल्दी शुरू किया था। लेकिन फिर एक बात आके दिमाग में बैठ जाती है, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, शायद आप भी जानोगे, हर चीज़ का एक वक्त होता है और जो चीज़ जिस वक्त पे होनी है उसी वक्त होती है। तो वो रिग्रेट शुरुआत होती है, फिर वो चली जाती है कि नहीं ये मेरा वक्त सही चल रहा है। करेक्ट। सो लास्ट चीज़ जो आपने गूगल में सर्च की हो, वियर्ड चीज़। वियर्ड सी नहीं, वियर्ड तो नहीं कहूँगा। बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई? इन मुंबई, ओके। मैं ढूंढता रहता हूँ। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड यू हैव इन योर कॉलेज टाइम? मेरी बीवी देखी पॉडकास्ट से नहीं। फॉर्चुनेटली मेरी गर्ल्स जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत रही हैं और गर्लफ्रेंड्स भी बहुत रही हैं। अच्छा, और आज सबसे मेरी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो मेरी वाइफ। ओके। 29 साल से उसी के साथ अटका पड़ा। आपका पहला ब्रेकअप पहला ब्रेकअप हुआ था कभी? एज 21 में। 21 में, कॉलेज टाइम मतलब? हाँ, ओके। उस ब्रेकअप के बाद क्या हालत थी? शादी हो गई, सिर्फ सीधा शादी हुई? शादी हो गई। हाँ, नो अदर गर्लफ्रेंड? नो अदर गर्लफ्रेंड। अच्छा, ओके। अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। ओके। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, कंफर्ट फूड पूछोगे तो वड़ा पाव, ओके। और फिर तो नॉनवेज ऑब्वियसली। एंड ऑफ कोर्स घर पे मैं बैठा हूँ, जो मैं 4 मील्स में रोज़ खा सकता हूँ, नाश्ते में, लंच में, शाम के स्नैक्स में और रात के खाने में, वो है दाल चावल। हमारे देश में इतनी दालें हैं कि रोज़ अगर हम नई दाल खाएं ना, या दिन में हम 4 मील्स में हम नई दाल खाएं, हम बोर नहीं होंगे। ठीक है।
कोई ऐसी मूवी जो आपको दिल को टच की हो? शॉशैंक रिडेम्पशन, बॉलीवुड मूवी। बॉलीवुड फिल्म, रॉक ऑन। रॉक ऑन। उसका एक कारण है, रॉक ऑन में अगर आप फरहान अख्तर का आप कैरेक्टर अगर देखें, जी। जो इंटरवल के बाद आप देखते हो, जो पहले कॉलेज टाइम में वो एक रॉक ग्रुप का लीड सिंगर है, हाँ, फिर बाद में दिखाते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया या शेयर मार्केट का एक रेडियो करने गए थे वो। हाँ, तो कहाँ से कहाँ आ गया है। तो मेरी लाइफ भी वैसी थी अच्छा। कि मैं एक बिजनेसमैन था। मैंने वो फिल्म देखी, तब मुझे प्रोत्साहन हुआ कि जब अगर मैं 60 की उम्र में जब उस बिस्तर पे मैं लेता हूँ, अब बुढ़ापे में क्या होता है कि पहले की यादें चलती रहती, नींद कम रहती है, और जब मैं वहाँ लेटा हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैंने कोशिश की होती। जब मैंने रॉक ऑन देखी, जब वो बैंकर से वापस वो रॉक ग्रुप पे आ जाता है, बोला मुझे नहीं कहा आज, तब जाके मैंने एक्टिंग के लिए मैंने सोचा। कभी ऐसा थॉट आया कि बस हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मेरे लास्ट डे पे भी मैं मरूँ भी तो सेट पे मरूँ, कैमरा के सामने मरूँ। समझ, मैं क्यों मरूँ? हाँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरूँगा भी नहीं जी, लम्बा जीऊँगा। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं रिटायर कभी नहीं। काम करते करते, जो भी हो काम करते करते, अगर अंत भी हो तो काम करते करते हो। इंस्टाग्राम पे एक सिंगापुर गणेश का कोई एक वीडियो आ रहा है, जो सिंगापुर में जेमिनी गणेशन की वो डबल बने हैं और उस पार्टीज़ में शादियों में वो काम करे, तो उनका वो वीडियो है कि वो परफॉर्मेंस देते देते वहाँ पे कोलैप्स हो गए। अच्छा। यार नसीब वालों को ऐसा मौका मिलता है यार। आप वो चीज़ कर रहे हो जिसको आप चाहते हो, और वो करते करते जब आप चले जाते हो, ऐसी मौत बहुत नसीब वालों को। आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो आपको हार्ट ब्रेकिंग था कि आपको धक्का लगा हो, ये नहीं होना चाहिए था? माई फादर्स डेथ, योर फादर्स माई फादर। मैं मेरे लाइफ में एक ही दोस्त था मेरा, मेरे पापा। ओके। उनके साथ बैठ के मैं 24 घंटे उनके साथ ही था, इवन आफ्टर मैरिज। ओनली टाइम आई वॉज नॉट विथ हिम वाज व्हेन आई वेंट टू द बेडरूम टू माई वाइफ, दैट्स इट। नहीं तो सारा लोग अपने पापा के साथ, तो जो मेरे पापा के साथ जो मेरी दोस्ती थी ना, आज तक किसी के साथ नहीं मिली। पापा को गुजर के मैंने एक्चुअली, आप अगर पूछोगे डेट कौन सी गुजरी, कौन से साल में गुजरी, मुझे वो भी पता नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ रोज़ बात करता हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरे पापा नहीं है। हॉल में आता हूँ तो उनकी फ़ोटो, उनके मैं गुड मॉर्निंग आए, मैं बातें करता रहता हूँ। मुझे इतना याद है कि जब 9/11 हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग गिरी थी, जब वो जेम्स का हादसा हुआ था, उसी के शायद 10-12 दिन बाद वो गुजरे थे। तो वो कौन से साल में था और उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लो। मैं बताऊँ, मुझे आज तक मैंने डेट तक नहीं मार्क किया कि मेरे पापा इस साल में ये डेट में गए थे, क्योंकि मेरे लिए वो गए नहीं, लाइन अभी नहीं है वो जहाँ वैसे नहीं मैं देख रहे हैं। हाँ, अभी भी शायद बैठे होंगे कहीं पे, हाँ हो सकता है। सो मेरे लिए वैसा है। सो आई एम स्टिल दैट। और इतना है कि मेरे बच्चे तक मान गए हैं कि दादू है। अच्छा, दादू है। ओके। मुझे कुछ भी इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, मैं पापा से बात करता हूँ, जवाब देता है। कोई ऐसा गाना जाओ कभी भी गुनगुना सकते हो? रुक जाना नहीं ये तू कहीं हार के, और फिर चलते रहो चलते रहो। देखो, जो साइकिल का पेडल देखा आपने, हाँ। जहाँ तक ये चलेगा आगे भाई जमाते हैं, तो कभी ये ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, फिर ऊपर आता है, तो नीचे हमेशा नहीं रहता, ऊपर। तो लाइफ ऐसे ही है, करते जाओ ना, डिफिकल्टीज तो आएंगे, पेडल मारते रहो, पेडल मारते रहो। पेडल नहीं मारोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। कोई लाइफ की ऐसी मोमेंट जिससे आप खुशी हो और आपकी आंख में आंसू आए? रोज होता है पैसा। मैं बड़ा इमोशनल था, मैं बड़ा अच्छा, यस, ओके। मेन थिंग, शुक्र मान। ऊपर वाले का शुक्र मानना बहुत ज़रूरी है। जब ऊपर वाले के साथ आप बैठे हो ना, आप शुक्र मानो। आप यार आँख में आंसू आ जा रहे, दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, मैं क्या था, मैं क्या बन गया। अगर आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ आपको अकेले रहना है, तो वो कौन सी जगह? कहीं भी छोड़ दो। हाँ, मेरी बीवी को होती है कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तू कहीं भी एडजस्ट कर देगा। जैसे को जंगल में भी छोड़ देंगे, वहाँ भी तो एडजस्ट कर देगा। मुझे वो हैंड शावर भी नहीं था, जेंट स्प्रे जिससे मैं उधर भी एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं अडेप्ट करने में मानता हूँ। जैसे सिचुएशन है वैसे अडेप्ट कर दे। मुझे बोलोगे भरत जी आज बिस्तर नहीं है, ज़मीन पर सोचो, हाँ ये भी एक एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं। कभी बिना नहाए शूट पे गए हो? बिना नहाए? हाँ, बिना नहाए गया, बिना ब्रश करे गया। वहाँ पे जाके ब्रश कर लिया, मैं नहाया, वरना मुँह पे साफ पानी मार दिया, साफ हो गया। मैं क्या वो सोता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग की
पैकअप लेट हो जाती है रात को, सवेरे उठे वापस 6 बजे पहुंचना है, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मीरा रोड जाना है, तो आप मीरा रोड से रात को कितने बजे जा रहे हो, सवेरे कितने बजे जा रहे हो। जी। होता है यार, ये तो सबके टाइम। फिल्मों की क्या बात है, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए, हाँ कोई भी सुपर पावर हो, वो कौन सी सुपर पावर होगी और उसके साथ क्या करोगे? है ना सुपर पावर मेरे पास, कौन सी है? मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं कहीं पे बंधा हुआ नहीं हूँ। हाँ। मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ, मुझे अगर काम करना है मैं कर सकता हूँ। अरे मुझे नहीं करना भाई, आज मुझे सोना है यार, मैं सो सकता हूँ। वो सुपर पावर नहीं तो क्या है भाई, सबके पास सुपर पावर है, हम उसको देख नहीं पाते। क्या है, हवा में उड़ना, चीज़ों को उठाना, इससे सुपर पावर नहीं कहते। जो चीज़ आप कर सकते हो बिना झिझक के, वो आपकी सुपर पावर है। अभी जैसे आपने बोला कि आपका फेवरेट फूड है, आप फुल टाइम खास कर दाल चावल, हाँ ठीक है, एक तरफ दाल चावल है और एक तरफ नॉनवेज है, क्या चूज़ करोगे? दाल चावल। दाल चावल। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर यही से खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आपकी बातें सुनी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, आपकी जर्नी के बारे में जाना। जानने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है कि फ्यूचर प्लान्स क्या है आपकी? मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं वही चीज़ करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। जी। और अगर मैं यंगस्टर्स को अगर एक कोई मैसेज अगर देना चाहूँ, जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, कि भाई सिर्फ एक्टिंग नहीं, लाइफ में नॉट ओनली यंगस्टर्स बट एनीबॉडी ऑफ एनी एज, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, लाइफ में जो आपको करना है वो करना ज़रूर। आप सक्सेस हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन मन में वो तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर किसी अच्छे इंसान ने कहा कि अगर फेल होना भी है, किसे कहे, सतीश कौशिक जी ने कहा, जी। अगर फेल होना भी है तो उस चीज़ में फेल हो जो आपको चीज़ पसंद आती है, जो आप करना चाहते हो। अगर वही नहीं किया तो क्या किया? देखिए, जन्म एक ही है, और अगला जन्म होगा, लेकिन वहाँ से किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं कि भाई अगला जन्म में मैंने ये सब कर लिया। जो है अब है, जो है अब है। जी। जो करना चाहते हो अब करो, आगे और मेरा ना। तो हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों तक चीज़ें पहुंचा सके, यंगस्टर जान सके कि उनको एक्टिंग की क्या क्या नॉलेज लेनी चाहिए, कहाँ एक्टिंग करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट। धन्यवाद।